मथुरा के बांके बिहारी जी के मंदिर के कॉरिडोर को लेकर इस वक्त चर्चाएं जोरों पर हैं। हालांकि गोस्वामी समाज जो है वो पूरी तरीके से इस कॉरिडोर का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है और सीधा बातचीत करने के लिए रजत गोस्वामी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। रजत जी, कॉरिडोर का विरोध आखिरकार क्यों किया जा रहा है? देखिए, हर व्यक्ति सिर्फ कॉरिडोर की बात कर रहा है। पूरे न्यूज़ चैनलों पर सिर्फ कॉरिडोर दिखा करके जनता को भ्रमित किया जा रहा है। ये नहीं बताया जा रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार जो है, जो ये कहती है कि मंदिरों को जो है उनके वास्तविक स्वरूप में रहना चाहिए, वहाँ के जो पदाधिकारी हैं वही लोग मंदिरों का संचालन करेंगे। ये वोट तो इस बात को लेकर के कहते हैं, लेकिन खुद पीछे से जो है मंदिरों का अधिग्रहण करते हैं। यहाँ कॉरिडोर की चर्चा कम और अधिग्रहण की चर्चा ज़्यादा करनी चाहिए। जिस तरीके से सरकार अधिग्रहण कर रही है मंदिर का और एक एक्ट ला करके रख दिया गया है, इस एक्ट को अगर सरकार सबके सामने लेकर के आए तो उनकी पोल पट्टी पूरी खुल जाएगी कि ये इस एक्ट को, जिसको ये प्राइवेट ट्रस्ट के नाम से निकाल रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ये एक प्राइवेट ट्रस्ट ना हो करके इसमें पूरी तरीके से सरकार के अधीन ट्रस्ट है। हम इस ट्रस्ट का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। सरकार ने जो ये कार्य किया है बिल्कुल गलत है, सनातन विरोधी कार्य कर रहे हैं, जबकि वो अपने आप को सबसे बड़ा सनातन प्रेमी दिखाते हैं। हम लोग बहुसंख्यक हैं और उसके बाद में हम अपने मंदिरों को लेकर के लड़ रहे हैं। ये लड़ाई आज से नहीं है, पिछले कई समय से चल रही है। सबसे पहले साउथ के जितने मंदिर थे उनको लेकर के चल रही थी। अब ये लड़ाई लड़ते जो है हम लोग नॉर्थ में आ गए हैं। और फिर भी जो सरकार पूरी मेजॉरिटी में है, उन्होंने कभी कोशिश नहीं करी कि वहाँ के मंदिरों के मूल स्वरूप को, वहाँ के पुजारियों के नमत, जो लोग वहाँ सदियों से सेवा पूजा करते आ रहे हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, क्यों कोई भी सरकार वहाँ पर जाकर के हस्तक्षेप करना चाहती है? सरकार उन मंदिरों में हस्तक्षेप क्यों नहीं करती है जाकर के जहाँ पर कोई दीपक जलाने वाला नहीं है, जहाँ भोग प्रसाद की कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर कोई पुजारी नहीं है, लेकिन उन मंदिरों पर तुरंत अपना व्यवस्था के नाम पर अंदर घुसने की पूरी कोशिश करती है। जब मंदिरों में थोड़ा सा पैसा आना शुरू हो जाता है, जहां वैभव शुरू हो जाता है, तो सरकार को वहां तुरंत व्यवस्था की याद आ जाती है और उस व्यवस्था का नाम है कॉरिडोर, जिसको कि हर तरफ से हाइप किया जा रहा है। व्यवस्था यहाँ पर सबसे पहले तो बात ये होनी चाहिए, आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए कि अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हम हिंदू विरोधी सरकार नहीं है, तो फिर आप मंदिरों पर अधिग्रहण क्यों कर रहे हैं? मेरा सवाल व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि लगभग साल का 500 करोड़ के आसपास का जो भी रेवेन्यू है या फिर जो भी लोग चढ़ावा देकर जाते हैं या फिर जो भी लोग अपनी आस्था के द्वारा कुछ भी अर्पित करके जाते हैं, तो उसका अनुमानित लागत, जो मैं इस चीज़ को भी आपसे बात करूंगा, अनुमानित लागत कुछ लोग बता रहे हैं कि साहब 500 करोड़ आता है, उसका क्या होता है। सुविधाओं की बात करें तो लोग आते हैं, कोई उड़ीसा से आ रहा, कोई बिहार से आ रहा है, धक्का मुक्की, रास्ते में वही छोटी छोटी गलियाँ, घंटों लाइन में लगे रहे, कोई बेहोश होता है, किसी को चक्कर आ जाते हैं, किसी की व्यवस्था हालत ख़राब हो जाती है, फिर भी कहीं ना कहीं आस्था को लेकर आते हैं। तो साहब अंदर जाके दर्शन करते हैं, लेकिन दर्शन भी बस आए और खड़े होकर तुरंत बाहर निकाल दिया। इसको लेकर क्या कहेंगे? व्यवस्थाएं तो उस तरीके की है नहीं, जो भी रेवेन्यू आ रहा है उस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिल रही। बात यहाँ दो प्रश्न आपने अलग अलग पूछे हैं, तो कृपया आपसे आशय इसी बात का रखता हूँ, आग्रह करता हूँ कि एक एक प्रश्न का जवाब एक एक बार में लीजिए। आपने दो बात मुझसे कही। पहली बात आपने ये कही कि रेवेन्यू, जहाँ तक आप 500 करोड़ का रेवेन्यू साल का बता रहे हैं, आप गलत हैं। अपनी इस चीज़ को आप क्लियर करें। मंदिर के पास टिल डेट आज तक 350 करोड़ रुपए मात्र है। कब से कब तक है जो आप बता रहे हैं? ये सन 39 के बाद से आज तक जो भी पैसा ठाकुर जी का जमा हुआ है, इसमें उन खर्चों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ जो साल के 10-10.5 करोड़ रुपए सालाना खर्च होता है मंदिर का। वो पैसा अगर और जोड़ दिया जाता, क्योंकि अगर वो पैसा सरकार खर्च कर रही होती तो हम समझते कि सरकार का इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए। जब वो पैसा सरकार ने नहीं खर्च किया है, मंदिर खुद अपना वो पैसा खर्च कर रहा है, तो सरकार हस्तक्षेप करने वाली कौन होती है? तो 39 के बाद से ठाकुर जी महाराज की जो भी जमा पूंजी है, जिसमें सोना चांदी अलग है, वो 350 करोड़ रुपए का लगभग जो है आज की डेट तक में हिसाब है, 2025 तक। अब बात आ जाती है व्यवस्थाओं को लेकर के, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा। मंदिर प्रीमिसेस के अंदर आंगन छोटा है, ये हम लोग एडमिट करते हैं, लेकिन मंदिर परिसर के बाहर जो गलियां छोटी हैं, इन गलियों का अपना एक जो है ऐतिहासिक महत्व है। ये सब कुंज गलियां हैं। ठाकुर जी का वृंदावन केवल कुंज गलियों के नाम से जाना जाता है। इन कुंज गलियों में व्यवस्था किस तरीके से चले, ये लॉ एंड ऑर्डर की बात है। इसके लिए सरकार उत्तरदायित्व है, इसमें मंदिर या मंदिर का गोस्वामी समाज उत्तरदायित्व नहीं है। आज एक IG साहब के आदेश से पूरे मंदिर के परिसर के चारों तरफ की गलियों में लगभग 250 पुलिसकर्मी रिक्रूट है। उसके बावजूद अगर मंदिर के अंदर भीड़ बढ़ रही है, तो उसके लिए मंदिर गोस्वामी समाज कहाँ से जिम्मेदार हो गया? प्रशासन जिम्मेदार है इन सब चीज़ों के लिए।
क्यों प्रशासन ने 250 लोगों को लगा रखा है, क्यों यहाँ पर 5-5 एसडीएमओ की नियुक्ति है, क्यों मंदिर के अंदर 3-3 जो है कोतवाल लेवल के अधिकारी हैं, क्यों मंदिर के अंदर सीओ लेवल का अधिकारी एट ए टाइम प्रेजेंट रहते हैं, वो व्यवस्था ही तो संभाल रहे हैं, उसका विरोध किसी ने किया क्या? अभी कल की डेट में यहाँ पर जो है एकादशी थी, जो साल की बहुत बड़ी एकादशी होती है, निर्जला एकादशी, पूरे मथुरा वृंदावन छोड़िए जितने आसपास के देव स्थल हैं उन सब जगह पर भयंकर भीड़ थी। उस भयंकर भीड़ को रोकने का दायित्व किसका है? कौन रोकेगा उस भीड़ को? कौन रेगुलेट करेगा? या सरकार ने मंदिर को परमिट कर रखा है कि आप लोग जाइए और रोडों पर खड़े होकर रेगुलेट करिए? अगर परमिट करेंगे तो हम इस चीज़ में भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब वो उनका दायित्व है, आप हमसे टैक्स ले रहे हैं, मंदिर से करोड़ों रुपए सालाना टैक्स ले रहे हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वृंदावन का मूल स्वरूप जो है वो उसी हिसाब से रहना चाहिए और उसके हिसाब से पब्लिक रेगुलेट करने की जानी चाहिए। अब बात आ जाती है उन मंदिरों की जहाँ पर कॉरिडोर है। मुझे एक भी मंदिर ऐसा बता दीजिए कॉरिडोर बनने के बाद जहाँ भीड़ ना हुई हो, जहाँ घटनाएं ना हुई हो, और उसके बावजूद इतने इतने बड़े बड़े कॉरिडोर बने और जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शुरू करनी पड़ गई, टोकन की व्यवस्था शुरू करनी पड़ गई। एक कोई ऐसा मंदिर बता दीजिए जहाँ पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा हो। आज बांके बिहारी मंदिर में बाहर से आने वाला श्रद्धालु अपनी भाव से ठाकुर जी को जो भी नैवेद्य देता है, जो भी फूल माला अर्चना करना चाहता है, वो निश्चित तौर पर कर सकता है। लेकिन कोई भी एक ऐसा मंदिर बताइए जहां पर इस तरीके की व्यवस्था कॉरिडोर के साथ में लागू है। क्या काशी विश्वनाथ में प्रत्येक व्यक्ति को भगवान शिव पर जल चढ़ाने की व्यवस्था है? आपने जल के नाम पर पैसा लेना शुरू कर दिया है। ठीक, लोग जिसके पास पैसा है वो देगा और जिसके पास पैसा नहीं वो सीधे चला जाएगा। तो यहाँ भी लग रहा है नहीं, तो ये आरोप तो आपके बांके बिहारी मंदिर में भी लग रहा है कि साहब कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं कि आप 500 रुपये दीजिए हम आपको दर्शन करवा देंगे, कुछ लोग कहते हैं आप 200 रुपये दीजिए हम आपको दर्शन करवा देंगे। ये आप मुझको बताइए, क्या आपने उसका सत्यापन किया कि बांके बिहारी मंदिर के अंदर 500 रुपये और 200 रुपये लेने वाला या बांके बिहारी मंदिर के बाहर 500 रुपये और 200 रुपये लेने वाला बांके बिहारी मंदिर का गोस्वामी था? आप किसी आप बाहर आकर रोड पे खड़े हो जाएं और कोई एक व्यक्ति यहाँ पर ये बोल देता है कि चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ और 500 रुपये इस बात के लूँगा, क्या आपने उसका सत्यापन किया कि वो बांके बिहारी मंदिर का गोस्वामी था? आप ये लांछन हम पर नहीं लगा सकते हैं कि हम मंदिर पर पैसा मांगने के लिए खड़े हुए हैं। मंदिर सबके लिए आने जाने की व्यवस्था के लिए फ्री है। मंदिर के अंदर जो भी व्यक्ति आता है अपना माला प्रसाद स्वयं चढ़ा सकता है, उससे कोई व्यक्ति छीनता नहीं है, कोई झपटता नहीं है। श्रद्धा से वो अगर किसी गोस्वामी पुजारी को देता है तो गोस्वामी पुजारी वहाँ पर अंदर जाकर के भोग लगा करके उसका माला प्रसाद उसको सकुचित वापस देता है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि यहाँ के लोग जो है पैसा ले रहे हैं। आप ही की मथुरा की सांसद हैं हेमा मालिनी, उन्होंने अभी मीडिया के सामने आकर इस पूरे जो भी प्रकरण चल रहा है उस पर वो भी आकर बोली हैं। उन्होंने कहा है कि कॉरिडोर बन जाएगा, योगी जी कॉरिडोर बनाना चाहते हैं तो इसको आप लोगों की व्यवस्था के लिए बनाना चाहते हैं। गोस्वामी समाज जो है वो बिल्कुल ना डरे, बिल्कुल ना परेशान हो, दुकानदार जो हैं वो बिल्कुल ना परेशान हो। कॉरिडोर बनेगा तो और भी जो श्रद्धालु हैं वो आराम से आएंगे। यहाँ पर धक्का मुक्की होती है, ये उनके शब्द हैं, आपने शायद देखा भी होगा। वो कह रही हैं कि धक्का मुक्की होती है, धक्का मुक्की के साथ अंदर पहुँचते हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आते हैं। तो हर इंसान जो दूर से आ रहा है 1000 किलोमीटर से 800 किलोमीटर से, वो ये चाहता है कि भाव से हम ठाकुर जी के दर्शन करें, अपने दो भावों से बात करें, लेकिन आते हैं धक्का मुक्की से और तुरंत बाहर निकल जाते हैं। कॉरिडोर बन जाएगा तो सब चीज़ आसानी हो जाएगी। सांसद महोदया के पास समय है यहाँ आने का, एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई हैं, यहाँ के लोगों ने उनको वोट दिया। उन्होंने एक बार भी किसी के घर में घुस करके देखने की कोशिश करी कि उनके यहाँ प्रॉब्लम क्या है? किसी दुकानदार से पूछा कि उनके यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ मंदिर में आके किसी से बात करी कि आपको प्रॉब्लम क्या है? मंदिर में कभी खड़े होकर के यहाँ की व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया कि उनको प्रॉब्लम क्या है? उनको यहाँ की गलियों में बदबू आती है। खुद यहाँ आकर के पूरा, क्योंकि अब सांसद हैं तो पूरा लाव लश्कर के आकर के आम पब्लिक को रोक करके 2-2 घंटे दर्शन कर रही हैं विशेष उत्सवों पर। तो किसी ने क्वेश्चन पुटअप किया कि आप यहाँ पर खड़े होकर के आम जनता को रोक रहे हैं, तो आपका ये संवैधानिक पद का आप दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं? कैसी सांसद हैं जिनको ये नहीं मालूम है कि यहाँ व्यवस्थाएं किस तरीके से चल सकती हैं, जिनको ये पता चल रहा है कि बस अपने एसी कमरे के अंदर बैठिए और बाकी लोगों को घर से बाहर कर दीजिए। उन्होंने कभी आकर के जांचने की कोशिश करी कि यहाँ पर ज़मीन कितनी बची हुई है, क्या प्रोजेक्ट है? कुछ नहीं करा। केवल घर में बैठ करके एसी पर बयान देने से कुछ नहीं होता। सांसद का दायित्व है कि यहाँ आकर के जनता के बीच में उन सब चीज़ों को पूछें, समझें और बैठ करके निर्णय लें। ये नहीं कि एक स्टेटमेंट जारी कर दिया, तोड़ दीजिए और इनके कहने से सब तोड़ दिया जाए। आप गोस्वामी ब्राह्मण हैं या सनातन ब्राह्मण भी हैं,
क्या सनातन ब्राह्मण गोस्वामी ब्राह्मण का दोनों का आपस में तालमेल बैठा है कि साहब कॉरिडोर नहीं बने? क्योंकि अभी मैं चर्चा कुछ लोगों से कर रहा था, वो कह रहे हैं कि साहब हम लोग तो चाहते हैं कॉरिडोर बने, लेकिन मात्र गोस्वामी समाज है जो ये चाहता है कि कॉरिडोर को ना बनाया जाए। देखिए, बहुत सीधी बात समझिए, कोई कुछ कहता हो, सब ब्राह्मणों के बहुत से जो है परिवार हैं, चाहे सनाड्य हो, सारस्वत हो, गौड़ हो, मेरी निगाह में ब्राह्मण ब्राह्मण है। आज अगर मेरे साथ में कोई दुख हो रहा है या मेरे साथ कोई परेशानी हो रही है तो तरीके की बात यह है कि उनको मेरे साथ में खड़े होना चाहिए, और अगर कल को उनके साथ में कोई प्रॉब्लम होगी तो तरीके की बात है कि मुझको उनके साथ खड़े होना चाहिए। ये तो ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं कि सनाड्य अलग, ब्राह्मण अलग और जो है सारस्वत अलग। मैं इन सब बातों में कोई विश्वास नहीं रखता हूँ। आखिरी में हम चलेंगे, इस पर क्या कहेंगे? जो लोग कह रहे हैं कि साहब ठीक है कॉरिडोर अगर बन जाएगा तो आप लोगों के लिए भी सुविधाएं बढ़ जाएगी, जो श्रद्धालु आ रहा है उस पर भी सुविधाएं बढ़ जाएगी, तो आपको नहीं लगता है कॉरिडोर को बना देना चाहिए, या फिर इसके पीछे कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार कुछ एजेंडा या फिर कुछ अलग तरीके से कॉरिडोर की शक्ल में कुछ करना चाहती है? देखिए, जो लोग कॉरिडोर के लिए बोल रहे हैं वो निश्चित तौर पर सनातन हैं। सबसे पहले तो उनसे ये प्रश्न करना चाहिए कि जिस सरकार को आपने जिताया, आप सनातन प्रेमी हैं, क्या वो मेरे 2 प्रश्नों का जवाब दे दें आपके माध्यम से, चाहे तो आप पोलिंग करा लें। पहला सवाल ये कि आप चाहते हैं कि मंदिर के अंदर सरकारी तंत्र रहे, अगर रहे तो वहाँ पर व्यवस्था तिरुपति बालाजी जैसी चाहिए कि वहाँ के प्रसाद के अंदर गाय की चर्बी या बाकी जानवरों की चर्बी युक्त घी का प्रयोग किया गया, और इतने सनातनी ब्राह्मणों का, करोड़ों सनातनी ब्राह्मण, मैंने सुना है वहाँ पर एक दिन के अंदर 87,000 लोग पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए, और इतने सालों से वो इस तरीके की चर्बी युक्त प्रसाद पा रहे थे। उनके धर्म को जो वहाँ पर खंड खंड कर दिया गया, अगर वो इस तरीके की व्यवस्था चाहते हैं तो वो बताएं, पहली बात, जहाँ तक सनातन की बात है। और दूसरी बात, अगर सनातन हैं इतना सनातन प्रेमी, तो एक भी सनातनी व्यक्ति जो इन कॉरिडोरों में दर्शन करने जाता है, क्या अपनी आस्था ठाकुर जी के सामने प्रकट कर पाता है? चाहे वो मंत्र, चाहे वो इत्र की मार्फत हो, या जल के मार्फत हो, या प्रसाद के मार्फत हो, या तुलसी के मार्फत हो, या दीपक के मार्फत हो, या पुष्प के मार्फत हो। अगर ऐसा कर पाता है तो मुझे ज़रूर टैग करें और मुझको बताएं। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं और जो व्यवस्थाएं यहाँ पर चल रही हैं, अगर वो उसी तरीके की व्यवस्था चाहते हैं कि यहाँ पर एक स्टैचू के जैसे बांके बिहारी जी खड़े हो जाएं और आप आइए लाइन में जो है क्रमबद्ध तरीके से और बिना किसी वहाँ पर रुके हुए और आपको धक्का मारकर पुलिस वाले भगा दें, जैसे कि वैष्णो देवी में होता है कि एक आम श्रद्धालु, वहाँ पर वो सनातन प्रेमी कहाँ चले गए जहाँ पर वैष्णो देवी में अभी लोग मर गए, और वहाँ पर जो है आप पहुँच जाते हैं और जा करके आपको 2 मिनट भी दर्शन करने नहीं दिया जाता है। और जबकि वहाँ पर वीआईपी व्यवस्था इस तरीके से है कि अगर कोई वीआईपी आ जाता है तो वहाँ आम पब्लिक को रोक दिया जाता है घंटों, तो कोई सनातन प्रेमी वहाँ पर आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो अगर इस तरीके की व्यवस्था चाहते हैं, और सबसे पहले तो मैं उन सनातनियों को ये कहूँगा कि मंदिर का जो एक्ट मंदिर के ऊपर लाया गया है, जिसके तहत मंदिर का अधिग्रहण किया जा रहा है, पहले उसका विश्लेषण करें, उसको पढ़ लें, फिर उसके बाद हमें ये बताएं कि कॉरिडोर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मंदिर का अधिग्रहण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज कुछ लोग फीता लेकर नाप करते हुए नजर आए हैं। जो डीएम साहब ने टीम बनाई है उसके लोग थे। खुद डीएम का जो बयान है वो आया है कि जो माप हो रही है वो माप तरीके से कराई जाएगी। जो लोग जिनको मुआवजा दिया जाएगा उनका भी बाकायदा नाम लिखा जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस मंदिर का बिल्कुल भी कहीं ना कहीं हम लोग सीधे शब्दों में कहें तो कब्ज़ा करने की कोई ऐसी मंशा नहीं है। कॉरिडोर बनाया जाएगा और जैसे पद्धति है पुजारियों की, गोस्वामी समाज की, वो उसी तरीके से रहेगी। खुद डीएम साहब के मैंने तो ये कहा था डीएम साहब से भी, कमिश्नर साहब से भी, मुख्य सचिव जी से, आप कोर्ट में जिस तरीके के एफिडेविट दे रहे हैं और जिस तरीके का एक्ट आप लेकर के आए हैं, ये जितने भी आपने मुझसे प्रश्न पूछे कि डीएम साहब कह रहे हैं मंदिरों में गोस्वामियों की सेवाओं में हस्तक्षेप नहीं होगा, मंदिर का अधिग्रहण हम नहीं कर रहे हैं, रिटर्न में दे दें हमें, बात खत्म हो जाती है। हमको तक इतने बड़े चैनल पे, अगर नेशनल चैनल पे डीएम कोई बात कह रहे हैं तो क्या वो आपको क्या लगता है, आपके मन में क्या है? आपको ये लगता है कि कोर्ट में जो एफिडेविट पे बात सही कह रहे हैं और रिटर्न वर्बली जो नेशनल चैनल पे जो बात सही कह रहे हैं, कोर्ट एज ए एविडेंस किसको मानेगी? आप बताइए मुझे, कोर्ट एविडेंस किसको मानेगी? जो एविडेंस सरकार की तरफ से एफिडेविट पर ऑन बिहाफ जो है सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, या जो उनके मुलाजिम हैं जो खाली एक इंटरव्यू के तहत ये कह रहे हैं, अगर वो कह रहे थे तो आपने उनसे क्यों नहीं मांगा एक्ट की कॉपी कि एक्ट की कॉपी दीजिए? आप हमसे इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो ये एक्ट की कॉपी पे आपने प्रश्न क्यों नहीं किए उनसे
कि क्यों नहीं आप बता रहे हैं कि ये कैसे आप प्राइवेट ट्रस्ट बता रहे हैं। कोर्ट के अंदर आप जब इस तरीके के एफिडेविट दे रहे हैं, आपके सरकारी वकील ये बोलते हैं कि साहब हमने जो है एक्ट बना दिया जो प्राइवेट है, तो उस प्राइवेट एक्ट के अंदर 7 वो पदेन अधिकारी, उनका क्या रोल है? आपने क्यों नहीं पूछा उनसे कि जो 11 लोग हैं उनकी नियुक्ति करने का अधिकार सरकार को क्यों है? आपने क्यों नहीं उनसे पूछा कि जब देश के संविधान के अंदर आप संशोधन 50 बार ले आए हैं, तो इस एक्ट के अंदर संशोधन का अधिकार उन 18 लोगों को क्यों नहीं है? ये बहुत जायज़ सवाल हैं। आप मुझसे तो सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उनसे भी तो पूछिए कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। देश को जानने का हक है कि जिस सनातन के नाम पर हम इनको वोट दे रहे हैं, जिस सनातन करके ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उस सनातन की दुहाई दे करके, बेवकूफ़ बना करके, कॉरिडोर को आगे रख करके, आम जनता के विश्वास के साथ घात करके और उन्हीं के मंदिरों का अधिग्रहण करे ले रहे हैं। अवनीश अवस्थी जी आए थे, उनसे क्या बातचीत हुई? मुख्य सलाहकार हैं मुख्यमंत्री जी के, क्या लगा आप लोगों से बातचीत? उन्होंने कहा कि भाई पॉजिटिव बात हुई है और गोस्वामी समाज से पहली शुरुआती बातचीत हुई है और उनका ये कहना है कि पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। आप देखिए, अवनीश अवस्थी साहब जब यहाँ पर आए, उन्होंने पहली शब्द तो उनके ये थे, कॉरिडोर आप लोग रोक नहीं पाएंगे। ये पहला शब्द था। हमने उनसे कहा देखिए बात जहाँ तक कॉरिडोर की आती है, पहले तो आप एक्ट पर आ जाइए। उन्होंने मुझसे पूरा एक्ट पूछा। जिस तरीके का वो अचंबा कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उनको एक्ट पता नहीं है। मेरे जो एक्ट सरकार की तरफ से गजट किया गया है, उस एक्ट के अंदर मैंने रिमार्क कर रखे थे। उन्होंने मुझसे मेरी ही रिमार्क करी हुई कॉपी मांगी, जो मेरी तरफ से उनको दी गई। शाम के समय उन्होंने फिर से हमसे आग्रह किया कि आप हमसे आकर के मिलिए, क्योंकि सुबह हमने आग्रह ये किया था कि हम टीएफसी पे नहीं आएंगे आपसे मिलने। आपको अगर मिलना है तो मंदिर में आइए, आप ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं, यहाँ आके पहले दर्शन कीजिए, प्रसाद लीजिए, फिर बात करते हैं। शाम को उन्होंने हमको बुलाया और उन्होंने हमसे ये कहा कि देखिए, बात जहाँ तक एक्ट की आती है, आप लोगों की जो भी मांग है, हम इस मांग में संशोधन कर देंगे। प्रश्न ये उठता है कि संशोधन करने की स्थिति में क्यों हैं आप? अगर ये एक्ट सरकार की तरफ से आया तो क्या आपने वो एक्ट नहीं पढ़ा था? बिना आपकी सहमति के एक्ट ले आया गया? तो ये तो सरासर झूठ है, मैं नहीं मान सकता। हमें एक्ट नहीं चाहिए, हम मंदिर में अधिग्रहण नहीं होने देंगे। हम अपने ठाकुर जी महाराज को किसी और को स्पर्श नहीं करने देंगे, जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, जो हमें पुश्तैनी अधिकार है। पहला, बहुत सीधी सी बात। जहाँ तक कॉरिडोर की बात आ जाती है, निश्चित तौर पर यहाँ भीड़ बहुत बढ़ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने उनको सजेशन ये दिया कि साहब, इसमें 2 तरीके किए जा सकते हैं कॉरिडोर को लेकर के, अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं। और कॉरिडोर के विरोध में हम यहाँ के दुकानदार, व्यापारियों और यहाँ के घर वालों के साथ में पूरा गोस्वामी समाज खड़ा है। अगर वो 100% एडमिट हो जाते हैं तो गोस्वामी समाज बिल्कुल उनके साथ में उस समय भी एडमिट हो जाएगा कि हाँ ठीक है। अगर सब समाज, पूरा गोस्वामी समाज जो है, जितने भी हमारे व्यापारी हैं, जितने भी हमारे ब्रजवासी हैं, जो इस कॉरिडोर से आहत हो रहे हैं, अगर वो एग्रीड करते हैं तो हम भी एग्री होंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सबको तोड़ा मोड़ा जाए, पुरानी पुश्तैनी गरियों को तोड़ दिया जाए। आपके पास में यहाँ जहाँ आप बैठे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, 100 मीटर दूर यमुना है। पूरा जो इनका प्रोजेक्ट है वो यमुना के पार है। वहाँ से ये 4 ब्रिज ले रहे हैं। पूरी पब्लिक को जो जिस तरफ से आएगा, मतलब एक्सप्रेसवे से आने वाले 99% लोग हैं, उनके लिए एक अलग 6 लेन रास्ता बना दिया गया है। वो वृंदावन में बाहर वाया मार्ट से होते हुए आएंगे। NH2 से आने वाले लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन उनको भी शिफ्ट करके आप मथुरा के पार लेके जाएंगे, हरिद्वार की तर्ज पर है। आप एक नव वृंदावन बना रहे हैं। वृंदावन के पार, यमुना के पार जो है मार्ट में, सारे होटल्स वहीं पर आ रहे हैं। आप सब कुछ बेच चुके हैं वहाँ पर, नहीं तो ये सारे रिकॉर्ड्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। जब आप सारी व्यवस्था उस तरफ को ले रहे हैं तो केवल पब्लिक को रेगुलेट करने की व्यवस्था है। तो उस रेगुलेट करने के लिए आपने 4 ब्रिज बनाए हुए हैं। तो यमुना का जो इस तरफ का प्लांट खाली पड़ा हुआ है, आप यहाँ पर पब्लिक को रोकने की व्यवस्था क्यों नहीं बनाते हैं? क्यों नहीं डेवलप कर सकते हैं? सारी ज़मीन आपकी है, आप वहाँ पर रोकिए पब्लिक को। सप्त देवालय इसी लाइन में, एक ही सीध में है। आप यहाँ पर, आपका प्रपोजल है यमुना रिवर फ्रंट बनाने का, ठीक है। तो जब आप यमुना रिवर फ्रंट बना रहे हैं, सारी एक ही सीध में सप्त देवालय हैं, तो आपको तो तरीका ये करना चाहिए कि सप्त देवालय का एक हिसाब बना करके धीरे धीरे पब्लिक को रेगुलेट करें। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, टाइमिंग के माध्यम से आएँ, दर्शन करें और निकलते हुए बाकी मंदिरों के दर्शन करते हुए वापस अपना निकल जाए। इस सुझाव में आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है? इससे पुराने वृंदावन का स्वरूप नहीं टूटेगा। वृंदावन के अंदर जो लोकल व्यक्तियों को दिक्कत हो रही है भीड़ की वजह से, वो नहीं होगी। ना कुछ तोड़ना पड़ेगा। सरकार का एक्स्ट्रा पैसा मुआवजे के तौर पर जो वो देना चाहते हैं, वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्च होगा। उस एक्स्ट्रा पैसे से आप जनता की सुविधाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं, ये मेरे समझ के बाहर की बात है। सुनने में आया है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो ठाकुर जी को शिफ्ट कर देंगे यहाँ। देखिए, बात इसी चीज़ की आ जाती है कि
हम लोग, हर गोस्वामी यहाँ पर जो है वो वैभवशाली नहीं है। कुछ गोस्वामी वैभवशाली हैं जो मंदिर के दायित्व से निर्वाह उनका ख़त्म भी हो जाएगा तो वो बच्चों को पाल पोस लेंगे, बाकी सब ऐसे नहीं हैं। क्या, मेरा एक प्रश्न यहाँ पर बहुत विशेष उठता है, कोविड काल में जब 2 सालों के लिए मंदिर बंद थे, किसी भी सरकार ने वहाँ के पुजारियों के लिए कोई व्यवस्था करी? किसी ने पूछा कि उनके घर के अंदर खाना पीना कैसे चल रहा है, उनके बच्चे पल रहे हैं कि मर रहे हैं? 2 साल में किसी एक व्यक्ति ने भी पूछा? क्या सरकार ने पूछा? सरकार जो है अल्पसंख्यकों के लिए, गैर हिंदुओं के लिए, आपके पास में फंड है, आप मंदिरों के ट्रस्ट का पैसा उनको जो है हर महीने पेंशन के रूप में दे रहे हैं। क्या किसी एक मंदिर के अंदर भी आपने ये व्यवस्था लागू करी थी कि आपातकाल चल रहा है, मंदिर बंद है, आपको पैसों की दरकार है, आपको खाने पीने की व्यवस्था है? कुछ नहीं करा। लेकिन जैसे ही भीड़ शुरू हुई, आप पैसा तो मंदिर के अकाउंट में दिख ही रहा है, आपने बस उस पर आकर के अधिग्रहण करना शुरू कर दिया। अभी तक जो है सरकारी विभागों के अंदर आपका जो है बाबू लोग जो है सारा घाल मटोल कर रहे हैं। अब आप मंदिरों के अंदर भी उन्हीं बाबुओं को ला करके खड़ा कर देंगे और वो घाल मटोल यहाँ भी होने लगेगा। आपके सारे लोग होंगे, कोई क्वेश्चन पुटअप करने वाला नहीं होगा उसमें। बस एक आखिरी सवाल आपसे ये है, अगर सरकार इस फैसले से पीछे नहीं हटती है, कॉरिडोर बनाने की जो चर्चा है, अगर उस पर काम शुरू हो जाता है, तो गोस्वामी समाज का क्या स्टैंड है? देखिए, हमारे सामने बहुत बड़ी सीधी बात है कि हमारे घर में आग लगी हुई है, और आग नहीं, वो पूरा बवंडर चल रहा है आग का। हर व्यक्ति जो तरीके का होता है, जब घर में आग लगती है तो अपने सबसे अच्छी निधि जो उनकी संपत्ति होती है उसको बजाते हैं। हमारी निधि कह लीजिए, हमारी संपत्ति कह लीजिए, ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज हैं, जो स्वामी हरदास जी महाराज की भक्ति से प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिए, साक्षात प्रकट हुए। उन्हीं के वंश से हम लोग हैं। वंश परंपरागत रूप से उस निधि की सेवा स्वामी जी के पदों के माध्यम से हम लोग उस तरीके से, जैसा स्वामी जी बता के गए हैं, उन तरीके से हम सेवा करते चले आ रहे हैं। हम ये किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई और जात का व्यक्ति आकर के उसमें ठाकुर जी महाराज की सेवा करे। ठाकुर जी महाराज हमारे निधि हैं। पिछली 7 बार या 8 बार जो है आक्रांताओं की वजह से ठाकुर जी ने अपना स्थान बदला हुआ है, चूँकि ठाकुर जी चल विग्रह हैं। हम सरकार से लड़ नहीं सकते हैं। हमने पहले भी ये बात कही है और फिर से आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है, हम नहीं लड़ सकते हैं सरकार से। सरकार को जो भी सरकार के एफिडेविट्स हैं वो सिर्फ मंदिर की संपत्तियों तक की व्यवस्था है। ठाकुर जी की आस्था, ठाकुर जी की सेवा से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो हम यहाँ पर सारी चीज़ सरकार को यूं की त्यों छोड़ करके जाएंगे। अपने घर मकान भी छोड़ देंगे, अपना जो है रुपया पैसा जो है वो दे के जाएंगे। मंदिर का जो रुपया पैसा है वो भी आप ले लीजिए, मंदिर की जो बिल्डिंग है वो भी आप ले लीजिए। हम अपने ठाकुर जी महाराज को लेकर के देश भर में हमें जहां संरक्षण मिलेगा हम ठाकुर जी को लेकर के जाएंगे। और ये हम करने वाले नहीं हैं, ये भी ठाकुर जी कर चुके हैं पहले भी। जिस समय यहाँ पर जो है आक्रांताओं बहुत ज़्यादा हो गए थे ठाकुर जी के समय पर ही, तो उस समय ठाकुर जी यहाँ से अपने ब्रजवासियों संग जो है द्वारिका चले गए थे, जो ब्रज से बहुत दूर है। चलिए, हमारे साथ रजत जी हैं जिन्होंने तमाम इस मुद्दे पर, जो भी मुद्दा इस वक्त चल रहा है, उस पर अपनी राय रखी, अपनी बात रखी है। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, बांके बिहारी मंदिर, मथुरा, उत्तर प्रदेश।